हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत धीमान। वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट जेई एंड नीट। कल हमने 11th का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिडॉक्स, और उसमें हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि इसको तीन तरह से तीन पार्ट्स में हम स्टडी करना होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमने इंपॉर्टेंस देखा था वो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं, टाइट्रेशंस पढ़ते हैं, तो ये बेसिक चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी उसके साथ साथ अप्लाई होते हैं। तो इसके अंदर हमने सबसे पहली चीज़ बोली थी कि इसमें हम सबसे पहले बेसिक को कवर करते हैं, जिसमें हम केवल टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखना शुरू करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी, जैसे रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करनी थी। दूसरी वाली चीज़ें ये थी कि हमें इसके कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना था। तो अगर हमें रिडॉक्स पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन पहले हमें बेसिक क्लियर करना होगा, उसके बाद में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स के बाद में हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो टाइट्रेशंस और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी यूज़ होती है या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी यूज़ होती है। तो जो लेक्चर 1 की समरी है हम उसको सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि वो क्या क्या थी, और उसके बाद में हम पूरा अपना फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले चीज देखी थी कुछ टर्मिनोलॉजी जिसके बेस पे रिडॉक्स जो है वो डिफाइन किया जाता है। तो रिडक्शन का हम बाइफरगेट किया था, उसमें देखा था कि रिड प्लस ऑक्स से मिलकर ये बना होता है, जिसमें रिडक्शन की फुल फॉर्म होती है, रिडक की फुल फॉर्म होती है रिडक्शन, और ऑक्स की फुल फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन। उसके बाद में हमने सीखा था कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है क्या चीज। तो उसके लिए हमने देखे थे इसकी डेफिनेशंस दो तरीके से, एक तो पुराने तरीके से और एक नई तरीके से। तो क्लासिकल डेफिनेशन या क्लासिकल अप्रोच क्या थी, उसके हमने दो केसेस देखे थे, केस ए, केस बी, जिसमें हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन अगर होगा तो वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक इसी तरह से हम रिडक्शन को देखा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एडिशन होता है हाइड्रोजन का, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। इस तरह से हमने एडिशन एंड रिडक्शन रिमूवल पे दो केसेस बनाए थे और उनकी स्टडी करी थी क्लासिकल अप्रोच के साथ। दूसरी चीज हमने मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में स्टडी करी थी। मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर हमने जाना था कि लुईस कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे बेस्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। साथ ही साथ हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे भी इसको देखा था थोड़ा बहुत, आज हम उसके बारे में और डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिफरेंस के बेस्ड पे हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है या फिर बहुत ज्यादा अमीर इलेक्ट्रॉन से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन से अमीर होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, जैसे कोई अमीर इंसान ही किसी गरीब की मदद कर सकता है। तो जो प्रोसेस होती है, जो अमीर लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उसको हमने देखा था ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग, जिसका हमने एक ट्रिक भी बनाई थी ओला करके, जिसमें ओ से ऑक्सीडेशन, एल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कहां पे होता है, एनोड के ऊपर होता है। तो जिन स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब गरीब लोग, अगर इनका रिडक्शन होता है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, गरीब लोग उनको पैसा चाहिए तो वे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लेंगे उनको बोलेंगे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, और जो जिन स्पीसीज का रिडक्शन होगा उनको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीज थी केवल उसका बेसिक, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या है और किस किस तरह से हम उनको टर्म्स को डिफाइन करते हैं, दोनों अप्रोचेस के साथ में, क्लासिकल अप्रोच के साथ में भी और मॉडर्न अप्रोच के साथ में। यहां तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी जिसमें केवल हमने बेसिक क्लियर किया। आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे जो लेक्चर 2 के अंदर आएगी, वो है हमारे कॉन्सेप्ट्स, कि रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स केमिस्ट्री के अंदर हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। तो अगर मैं बता दूं रिडॉक्स
केमिस्ट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं वो जनरली 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनमें सबसे पहला है ऑक्सीडेशन नंबर और उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। पहले ये चीज़ की स्टडी करते हैं, ये चीज़ को पहचानते हैं, जानते हैं कि ये क्या होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है केमिस्ट्री के अंदर, उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। उसकी बैलेंसिंग करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू और दूसरा तरीका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू। ठीक है। तीसरी जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम एन फैक्टर, जो इसके 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके बाद में हम आगे जाएंगे इसकी एप्लीकेशन जो बेस्ड करती है टाइट्रेशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टडी को आगे करेंगे, आगे चीज़ों को जानना शुरू करेंगे, तो वो चीज़ें हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 से, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी कैलकुलेशन। आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हम देखेंगे इसके अंदर ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इन द पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि रूल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होते हैं, सारे के सारे रूल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, किस किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल से किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे, और हम लास्ट में चीज देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आज की हमारी पूरी कहानी है जो हमें शुरू करनी है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं आज से। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने कल आपको बताई थी कि मॉडर्न डेफिनेशंस का ही काम आता है, मॉडर्न डेफिनेशन ही आगे सीखी जाती है। तो जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं उनके अंदर हमने नई टर्म जो डिफाइन की, जो एग्जिस्टेंस में आई थी, वो थी ऑक्सीडेशन नंबर। और हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम नए लेक्चर में देखेंगे। तो आज वो लेक्चर स्टार्ट होएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। सबसे पहले आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स के अंदर हेडिंग डाल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर हम आपको पीडीएफ फॉर्म में भी डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरह से कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज होती है। उसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है किसी भी एटम के ऊपर प्रेजेंट जितना भी चार्ज है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम इसकी एक बार डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन अगर हम लिखें इसकी, तो उसके हम बोलेंगे द अपैरेंट चार्ज प्रेजेंट on an atom in the chemical compound is called ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही बात, ये केवल इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि किस तरह से, जैसे कोई भी हम कंपाउंड, जैसे हम नमक देखते हैं या फिर शुगर देखते हैं, तो अगर हम नमक देखें, नमक को बोलते हैं हम NaCl। NaCl एक कंपाउंड है, इसमें 2 एटम प्रेजेंट है, एक Na और एक Cl। तो इसमें अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो हम इसको तोड़ सकते हैं ना, +1 और -1 इसके बेस पे। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na का होगा वो हुआ +1, जितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, Na के ऊपर +1 चार्ज प्रेजेंट है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में हम प्लस और माइनस जरूर लिखते हैं। साथ ही साथ Cl को देखो, Cl के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, 1 यूनिट प्रेजेंट है, तो उसको लिखेंगे -1। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं, और एग्जाम्पल हमने ये देखे।
साथ ही साथ अब हम एक चीज़ और भी देखेंगे, अगर कोई ए कंपाउंड है और उसके साथ में बी के साथ में बॉन्ड बना हुआ है, अगर एक सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह का फोर्स ही है कि उसको अपनी तरफ कैसे खींच के वो रखेगा। तो जो वो एबिलिटी होती है वो एक तरह से क्वालिटेटिव होगी। अगर कोई चीज क्वालिटेटिव है तो हम उसको अगर मेजर करना है तो उसके लिए हमें उसे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी एक पूरा का पूरा स्केल है जो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा भी, जो यहाँ पे जरूरत भी पड़ेगी। तो अगर इसमें ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उसकी तरफ वो चले जाएंगे। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसकी तरफ खींचेंगे उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो बची हुई स्पीसी होगी उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसको किस तरह से तोड़ेंगे, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। ठीक है। अगर इसी तरह से देखेंगे तो ए डबल बॉन्ड बी, इसके अंदर कैसे करेंगे, अगर एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो -1, इधर +1, और दूसरे को तोड़ेंगे फिर -1 फिर +1, तो दो को तोड़ेंगे तो इसके ऊपर आएगा +2 और B -2। समझ आया यहां तक? कोई किसी को प्रॉब्लम? अगर इसी तरह से ही यहाँ पे कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड दिए गए हो तो उसको भी अगर ब्रेक करेंगे तो ऐसे -1 एक एक बॉन्ड को तोड़ते जाएंगे तो 3 बार 3 बॉन्ड ये टूटेंगे तो B3 नेगेटिव। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर को तोड़ के इसके ऊपर उसका चार्ज लिख सकते हैं। जो उसका ऊपर चार्ज आएगा वो ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये तो चीज हुई कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है और उसको किस तरह से हम देखते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम आगे और भी चीजें देखेंगे जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब किसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैप्चर कर सकता है या खींच सकता है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आप लिखो, इसको हम बोल सकते हैं एबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। आप इस तरह से इसको आराम से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्वांटिटेटिव के अंदर बदलें तो देखो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली होते हैं लिथियम, यहाँ से शुरू करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। ठीक है। यहां से शुरू करें अगर हम इसको फिलअप करना तो यहां पे आएगा 1.0, यहां पे लिखो 1.5, यहां पे लिखो 2, यहां पे लिखो 2.5, 3, 3.5, 4, और ये इनर्ट गैस है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी होगी 0। तो ये हमने इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में ना ये कर दिया, मतलब ये इसकी जो खींचने की पावर है वो केवल 1 है और इसकी ज्यादा है। तो अगर हमें कंपेयर करना पड़ा कि बोरोन में और नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में कौन सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसमें हम देख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है। पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही है, तो इस वजह से ये इसका ऑर्डर होगा। साथ ही साथ हम 2-3 चीजें और भी जरूरत होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि डबल बॉन्ड के अगर दोनों तरफ कुछ एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलते हैं हम सिस, और दूसरे वाले को अगर एक इधर से है और एक इधर से प्रेजेंट है, एक सिंगल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है और वो दोनों सेम है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो ये दोनों Cl सेम हुए, ये दोनों Cl सेम हुए तो उसको बोलते हैं सिस। और जो अगर ये यहाँ पे हो और एक Cl यहाँ पे हो
दोनों Cl ऐसे हों 180 केस पे, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांस। तो अगर सिस वाला है उसको CIS, इसकी जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है 2.5। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट यही होगी। तो ये एक ट्रिक है जिसकी वजह से हम याद कर सकते हैं कि कार्बन, आयोडीन और सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, तो इसको 2.5 से हम याद रख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि NCL पुणे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, इससे भी हम याद कर सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं 3। तो अगर NCL मतलब नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके इलेक्ट्रॉन पुल करने की जो एबिलिटी है वो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 कंसिडर करते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें केवल 2 चीजें हैं, डेफिनेशन हमने यहाँ पे क्लियर करी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल देखा है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कि कौन कौन से रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यहां पे सबसे पहले हम डालते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ये आप हेडिंग डालो, हम इस चीज को सीखना शुरू करेंगे। तो इसके अंदर हम सीखेंगे सबसे पहला रूल नंबर 1। अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट अपनी नेटिव स्टेट में है, तो अगर वो नेटिव स्टेट में है, नेचर में वो किस तरह से पाया जाता है, अगर उस स्टेट के अंदर है वो, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जैसे तो जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं या फिर उनको नेटिव स्टेट बोलेंगे, तो नेटिव स्टेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0 होगी। ये पहला रूल है। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन बताओ N2 गैस की फॉर्म में मिलता है। इसी तरह से अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, जैसे कॉपर, आयरन, ये अगर इस तरह के कंपाउंड है, इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2, O2, N2, Cu इसमें प्रेजेंट होते हैं, नेटिव फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर करी जाएगी। सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल यही है। दूसरा जो रूल है वो ये है कि जितनी भी अगर चार्ज स्पीसीज होंगी, जो हमारी चार्ज्ड स्पीसीज होंगी, उनके ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो उसके इक्वल होगा जितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, सबसे ये चीज। दूसरी चीज के एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इसके अंदर देखिए, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट पहले देखें, इसके ऊपर कितना चार्ज है +1, इसके ऊपर कितना चार्ज है नेगेटिव -1, तो यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखते हैं हम हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन के ऊपर जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हम उसके ऊपर मान के चलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है इसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकती है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकती है। तो जनरली हम इसको, अगर हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड के साथ में नॉर्मल तरीके से आता है तो हाइड्रोजन को लेते हैं हम +1। लेकिन अगर इसी के अंदर हाइड्राइड्स आ जाए, हाइड्राइड्स जैसे कि NaH या फिर MgH2, इस तरह के अगर आ जाए तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। ठीक है, यहां तक कि ये चीज थी जो इसके अंदर रूल्स को बताती है। फिर हम इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन के बारे में आ गए हम, नेटिव स्टेट हमने देख ली, उसी के साथ साथ हमने चार्ज स्पीसीज के अंदर देख लिया। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में।
इसका जो थर्ड है, ये फर्स्ट रोल हुआ था, ये सेकंड रोल हुआ था और ये थर्ड रोल हुआ था। अब हम आते हैं फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल क्या है? अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो जनरली हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कंसिडर करते हैं। लेकिन क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो एग्जाम्पल से हम देखते हैं। सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं पेरोक्साइड के केस में। पेरोक्साइड क्या होता है? पेरोक्साइड में होता है दो ऑक्सीजन एक दूसरे से, मतलब दो गोले मिले होंगे ऐसे, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, बीच में इधर डंडा, बीच में इधर डंडा, इस तरह, महात्मा गांधी का चश्मा। इस तरह से हम देखें तो जब भी कभी पेरोक्साइड लिंकेज के केस में होगा जिसमें बोला जाएगा O2 डाई नेगेटिव, अगर इस तरह का केस होगा तो इसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कंसिडर करी जाएगी। इतना समझ आया? इतना किसी को कोई प्रॉब्लम? इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ साथ, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ साथ। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने चीज देखी थी, हाइड्रोजन, एक्चुअली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव भी आप नोट डाउन कर ले 2.1, इसकी ज्यादा होती है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर इस बॉन्ड को तोड़े तो, ठीक है। इस तरह से इसका भी देखा जाएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज, इसका +1 आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की पेरोक्साइड के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो वो पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं सुपर ऑक्साइड के केस में। ऑक्सीजन के अंदर हमने पेरोक्साइड पढ़ा और नॉर्मल ऑक्सीजन पढ़ी, उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि अगर सुपर ऑक्साइड का केस होता है, सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो सुपर ऑक्साइड का केस किस तरह से होगा? देखो O2 नेगेटिव, इस तरह की जो स्पीशीज बन के आएगी उसको बोलेंगे हम सुपर ऑक्साइड। जैसे कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, अगर इसको बैलेंस कराना है तो फर्स्ट डिग्री के कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे NaO2 या फिर रुबिडियम O2 इसके साथ में, या फिर सीजियम भी। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा -1/2 होगी, ठीक है। अब यहां तक कि केवल ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है, और इसके बाद में हम एक लास्ट चीज भी लिख लेते हैं जो है ऑक्सीफ्लोराइड के केस में। ये तो सुपर ऑक्साइड के केस में हुआ। अब हम आते हैं कि ऑक्सीफ्लोराइड्स के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। अब देखते हैं यहाँ पे OF2 या फिर O2F2, मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ मिलके किस तरह के कंपाउंड बनाता है, उनके दो एग्जांपल ये हैं OF2 और O2F2। तो जो OF2 O2F2 है, अगर हम उसको देखें OF इधर F इधर, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उस पर -1 आएगा, इस पर +1 आएगा। अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पर -1 आएगा, इस पर +1 आएगा। तो देखा जाए तो इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई? +2, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई -1। कैसे? हमने इसको ऐसे क्यों लिखा? हमने यहाँ -1 और इधर +1 क्यों नहीं लिखा? उसके लिए ही मैंने आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर करती है फ्लोरीन के केस में और ऑक्सीजन के केस में। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो उसके ऊपर रखेंगे -1, इसको तोड़ेंगे तो +1, -1 +1, इसको तोड़ेंगे -1 +1, तो इन दोनों को मिला के कितना हुआ? +2। मतलब जरूरी नहीं है कि -2 ही हमेशा रहेगी ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है और -1/2 भी हो सकती है। तो यहां तक चीज हमने देखी ऑक्सीजन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो दो ग्रुप होते हैं, एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप आते हैं। देखो आप सबने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह से पीरियोडिक टेबल डिफाइन होती है, क्लासिफाई इस तरह से हम उसको करते हैं। यहां पे आते हैं एस ब्लॉक,
यहाँ पे आते हैं P ब्लॉक, यहाँ पे आता है D ब्लॉक, और यहाँ पे जो दोनों रखे रहते हैं उसको नीचे भी हम शो करते हैं, इसी चीज को बोलते हैं हम F ब्लॉक। ठीक है, तो इसके अंदर दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका NS1 और इसका NS2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो, जो फर्स्ट ग्रुप वाला है, इन सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी +1 होगी, और जो दूसरे वाले हैं उसकी कितनी होगी? +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन से लूज कर सकते हैं। समझ आया? अब इसके अंदर अगर हम हैलोजन की बात करें, यहाँ पे अगर 18th ग्रुप है, उससे पहले 17th ग्रुप होता है, जिसको हम हैलोजन बोलते हैं, X से डिनोट करते हैं। तो इनके लिए हम जनरली सोच के चलते हैं कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, मतलब वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जैसे कि इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP7, मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो है 2 + 5 = 7, मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन अगर वो ग्रैब कर ले तो उनके ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल बन जाएंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से उतना ही होगा। तो यहां तक की चीजें हुई कवर, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी रह गई है। देखो, हमेशा इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा जब ये हैलोजन किसी भी S ब्लॉक के साथ में रिएक्ट करके कोई भी कंपाउंड बनाए। और अगर यही हैलोजन एक दूसरे से रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है ClF3, इसको बोलते हैं हम इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी, तो वो डाउट अपने डिस्क्रिप्शन के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू या किसी भी तरह से हम सब आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां से आप अपने डाउट हम तक पहुंचा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कोई भी स्पीसीज है, अगर ये इसका लास्ट रूल है और वो चार्ज्ड है, कोई भी स्पीसीज, कोई भी केमिकल स्पीसीज, केमिकल एटम से मिला हुआ कोई भी एक तरह की स्पीसीज जिनके ऊपर चार्ज है, वो चार्ज उसको बोलते हैं हम रेडिकल्स, और उसके ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये इसका लास्ट रूल है। इसको देखो किस तरह से करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले देखिए OH निगेटिव, तो ये 2 एटम से मिलके बना है, O निगेटिव, O एंड N, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके ये स्पीसीज बनी हुई है जिसके ऊपर चार्ज है। तो इसके ऊपर जितना चार्ज है वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये इसका लास्ट रूल है। और साथ ही साथ हम जो चार्ज स्पीसीज होती है, जो 2 एटम या उससे ज्यादा से मिलकर बनी होगी, उसको बोलेंगे हम रेडिकल। वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है। तो इसको हम देखें अगर, तो इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्साइड। इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है? -1। यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। समझ आया? तो इस तरह की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, इनको हम लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे Cn निगेटिव, इसको बोलते हैं हम साइनाइड। इधर हुआ Nc निगेटिव, अगर इस तरह का हुआ तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगर आया कार्बोनेट, इसको लिखते हैं CO3 2 निगेटिव, इसको बोलते हैं हम कार्बोनेट। HCO3 निगेटिव, इसको बोलते हैं हम बायोकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। हम देखें अगर नाइट्रोजन के ऊपर जाए तो इसको NO3 निगेटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। और अगर हम देखें NO2 निगेटिव, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइट। समझ आया क्या यहां तक?
इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और इनके नाम भी याद कर सकते हैं, जो आपको आइसोमेरिज्म के अंदर भी और कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड हम पढ़ेंगे 12th के अंदर जो चैप्टर होता है उसके अंदर भी इन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होगी। तो अगर हम आगे शुरू करें नाइट्रोजन के ही कंपाउंड, तो N3 निगेटिव या फिर N3 निगेटिव। देखो इसमें क्या है, 3 निगेटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है और इसमें 3 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है जिसके ऊपर 1 निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इनको किस तरह से बोलेंगे, इसको जो है इन दोनों के अलग अलग नाम है। इसका जो नाम होता है वो नाम होता है नाइट्राइड और इसका नाम होता है एजाइड। यहां तक कोई प्रॉब्लम? केवल हम नाम देख रहे हैं सबसे पहले, इन सब के नाम क्या क्या होते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं सल्फर के केसेस। SO4 डाई नेगेटिव, दूसरा है SO3 नेगेटिव, तो इसको डाई नेगेटिव, इसको बोलेंगे सल्फेट, इसको बोलते हैं सल्फाइट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर आता है H2O3 डाई नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम थायोसल्फेट। और HCN एक और कंपाउंड होता है, निगेटिव करके होता है, इसको बोलते हैं थायोसायनेट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत? तो 2 निगेटिव आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ भी कोई दिक्कत हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो ही उसके चार्ज के इक्वल होता है। तो उसको किस तरह से लिखेंगे, साइनाइड के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। क्लियर है क्या? CN निगेटिव के ऊपर भी एक ही निगेटिव चार्ज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। जिसके ऊपर जितना निगेटिव चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो ही होगी। ठीक है, इस नाइट्राइट के ऊपर होगा, नाइट्राइट के ऊपर है 1 निगेटिव चार्ज तो -1, और नाइट्राइड के ऊपर 3 निगेटिव चार्ज है तो -3, इसके ऊपर 1 निगेटिव चार्ज तो -1, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर -1। लेकिन हम साथ साथ एक स्पीसीज को और काउंट करते हैं जिसको बोलते हैं हम NO। ये भी एक स्पीसीज होती है, ये भी एक रेडिकल होता है। इस रेडिकल को हम नाइट्रोसोनियम आयन भी बोलते हैं, नाइट्रोसिलियम आयन भी बोलते हैं, इसको नाइट्रोसो भी बोलते हैं, नाइट्रोसिलियम आयन भी बोलते हैं, नाइट्रोसिलियम। ठीक है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +1 और इसकी ऑक्सीडेशन रेट हुई +1। ओके, इसको हम शो नहीं करते, इसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं। यहां तक समझ आया? ये केवल थे कि सारे के सारे रूल्स क्या क्या हैं जिसके थ्रू हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उन एग्जांपल्स से हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने सारे के सारे रूल्स पढ़ लिए और कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, उसके जो भी रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हुए कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम इसको सोल्व करेंगे। देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है KMnO4। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन बतानी है। दूसरा एग्जांपल K2Cr2O7। ठीक है, ये इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तीसरा K4FeCN6, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। चौथा एक कंपाउंड लिखो
N2O3, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, जिसकी भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम x मान लेंगे। साथ ही साथ जो भी हमारे रूल्स थे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के, उनको हम अप्लाई करते जाएंगे और जिसकी निकालनी है उसको x रखेंगे और बाकी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ऐसे, ये जो है फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है पोटेशियम, तो इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है केवल NS1 फॉर्म में होगा, तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 प्लस x, इसकी हमें निकालनी है +4, और ऑक्सीजन की हम कितनी कैलकुलेट करेंगे -2 = 0। तो हम देखेंगे +1 + x -8 = 0, तो x -7 = 0, मतलब x +7। तो मतलब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल के आई है वो आई है +7। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई डाउट? अब हम देखेंगे क्रोमियम के अंदर। ठीक, आप इसी तरह से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरह से वो कैलकुलेट किया जाता है। तो 2 × +1 + 2, क्योंकि इसमें 2 एटम प्रेजेंट है, इसको हमने x माना, +7 × -2 = 0। तो देखो इसको कैलकुलेट करो, 2 + 2x - 14 = 0। तो 2x - 12 = 0 एंड x = +6। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई वो आई +6। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इसमें हम निकालनी है Fe की भी सेम इसी तरह से निकालेंगे, 4 × 1 + x। अब देखो ये क्या है, ये एक रेडिकल स्पीशीज है, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो साइनाइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -1, और कितने एटम प्रेजेंट है, 6 एटम प्रेजेंट है, = 0। तो अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 4 + x -6 = 0। तो x = -2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो बता सकता है। यहां पे इसको करेंगे तो 2x -+3 और -2 = 0। किस तरह से, नाइट्रोजन का हमें पता नहीं है, उसको x मान लिया, इसको ही निकालना है। ऑक्सीजन की 2 होती है, कितने एटम है, इतने एटम प्रेजेंट है। अब इसको सोल्व करेंगे आराम से, 2x - 6 = 0, या फिर x - 3 = 0, या फिर x = 3। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन निकल के आई, ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल के आई वो आई +3। अब हम 2 एग्जाम्पल और भी देखेंगे। FeCO6, ये एग्जाम्पल देखेंगे। FeCO6 किस तरह से है, इसको अगर हम इसमें केवल Fe की निकालनी है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसकी भी निकालनी है उसको मान लेंगे x + 6। CO की कितनी है, = 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम? CO क्या है, CO की क्या लगता है आपको कि ये किस तरह की स्पीसीज है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? एक्चुअली CO एक न्यूट्रल स्पीसीज है और नेटिव फॉर्म में भी ये पाई जाती है, तो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी 0। तो x + 0 = 0 एंड x = 0। तो जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी 0। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का जो केमिस्ट्री के अंदर दिया होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आपने इसमें ये चीज़ देखी भी है कि उसको हम सबसे पहले 0 मान लेंगे, x मान लेंगे, और जितने भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आसपास के एटम की उसको हम लिखते जाएंगे, और उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि गिवन अगर एलिमेंट जो भी उसने पूछा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी मैथ है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर देखो कोई चार्ज स्पीसीज आ जाए, मान लो कोई चार्ज स्पीसीज आ गई, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं C2O4 डाई नेगेटिव। ठीक है,
अगर C2O4 डाई नेगेटिव, इसका कोई एग्जांपल लेते हैं तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर हमें इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो 2 इंटू एक्स, 4 एटम इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसके ऊपर 2 होते हैं और जितना उसके सामने चार्ज प्रेजेंट है, इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो -2। ठीक है, यहां तक इस तरह से रखेंगे इसको। फिर उसके बाद में 2x माइनस 8 इजिकल टू -2, इसको उधर लेके जाते हैं। 2x इजिकल टू -2 प्लस 8 माइनस 6, तो x इजिकल टू आ जाएगा -3। तो जो कार्बन की इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +3। ठीक है, इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपनी प्रॉब्लम या डाउट को हमारे पास ये दिए हुए किसी भी मेथड के थ्रू पहुंचा सकता है। तो इसके थ्रू हमने देखिए एग्जाम्पल्स जिस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी हमें स्ट्रक्चर्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे लेकिन बाय स्ट्रक्चर। वो किस तरह से करेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, चलो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं CrO5। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो किस तरह से आएगी। अगर हम इसकी x माने x प्लस 5 माइनस 2 इजिकल टू 0, तो x माइनस 10 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +10, मतलब इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इस ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यही हुआ, +10 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। लेकिन किसी भी एटम के पास से हम 10 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल वही होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला जाता है। तो इतना आसान नहीं है इसको बाहर निकालना, तो ये गलत है। इसके लिए हम इसकी स्ट्रक्चर की हेल्प लेते हैं, जो हम बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ेंगे किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनाई भी जाती है। तो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो होती है बटरफ्लाई टाइप की। बटरफ्लाई टाइप की कैसे होती है दोस्त, देखो ये देखो, इसमें क्या है Cr ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसमें परऑक्सी लिंकेज होती है, यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज होती है और इसके ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ये होता है, जिसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इसका जो नाम है आप उसका नाम भी याद कर सकते हैं, इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है। दूसरा क्रोमियम परऑक्साइड इसका नाम है, डीप ब्लू कलर का होता है ये, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। लेकिन इसकी हेल्प से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो वो सीखते हैं। क्रोमियम इसके ऊपर 2 ये हैं, फिर इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह से। ठीक है, हमने सबसे पहले अभी रूल्स पढ़े थे कि जो परऑक्साइड्स होते हैं उनके ऊपर -1 चार्ज होता है। अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो -1 इसके ऊपर, +1 इसके ऊपर। इतना समझ आया। इसको तोड़ेंगे तो -1 इसके ऊपर, +1 इसके ऊपर। इसको तोड़ेंगे, इन दोनों को तोड़ेंगे, -1 +1 -1 +1। और हम इसको तोड़ेंगे, अगर हम उसको तोड़ेंगे तो इसको किस तरह से तोड़ेंगे, 2 बॉन्ड है, दोनों को तोड़ेंगे -2 एंड इधर जाएगा +2। तो क्रोमियम के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, जो चार्ज जनरेट हुआ वो ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो क्रोमियम को कितना तोड़ा, किस तरह से तोड़ा है हमने, +1 +1 +1 1 1 1,
ये तीनों, और एक ये, और 2 ये। तो टोटल कितनी आई? क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन निकल के आई, स्टेट निकल के आई, वो आई +6। ठीक है, इस तरह से हम स्ट्रक्चर के थ्रू किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। यहां तक समझ आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसका नाम क्या होता है, इसको कौन से स्ट्रक्चर बोलते हैं, और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा। अब हम जाते हैं कि जो हमारी ये है दूसरा जो कंपाउंड, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो है, उसको बोलते हैं हम कैरोज एसिड। कैरोज एसिड, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO5। ठीक है, यहां तक होता है। अगर आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, किसकी? सल्फर की, तो वो किस तरह से करेंगे? आप नॉर्मल इसको वीडियो को पॉज करो और पॉज करके देखो कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से आती है। आइए चलो देखते हैं। तो 2 × 1 + x +5 और ऑक्सीजन की होती है ये =0। तो 2 + x - 10 =0। तो x ये उधर चला जाएगा तो आ जाएगा +8। इतना समझ आई? लेकिन सल्फर से ज़्यादा इसकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2NP4। मतलब टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो बाहर निकाले जा सकते हैं, जो आसानी से बाहर निकाले जाते हैं वो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 नहीं होगी, मतलब ये तरीका गलत हुआ। अब हम इसके लिए देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। आओ चलो इसकी स्ट्रक्चर देखें। देखो, जैसे भी हमारे पास में H2SO4, अगर हमें इसकी स्ट्रक्चर पता है, देखो अगर किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल के आ रही है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, जो उसकी नॉर्मल जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे अगर ज्यादा होती है तो उसके अंदर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है, मतलब उसके अंदर परऑक्सी लिंकेज होती है। अब देखो, जैसे हमें H2SO4 की स्ट्रक्चर पता है, सबसे पहले इसके 6 बॉन्ड बना सकता है, तो इसके 6 बॉन्ड बना लो, 2 और 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 बॉन्ड बन गए। अब बचता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो हमने नहीं इंक्लूड करा, तो उसको हम एक साथ लिखते हैं OH, इधर लिखते हैं OH करके। ठीक है, ये हुई H2SO4 की स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हमें H2SO5 मतलब कैरोज एसिड की स्ट्रक्चर बनानी है, तो हम उसके लिए हम यहां पे एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, यहां पे H2SO5 आ जाएगा। इतना समझ आया क्या? तो हमें अगर H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो देखो उसको किस तरह से करेंगे। देखो, सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो, इस वाले बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूं, हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव जाएंगे, इसके ऊपर -2 फिर +2। अगर मैं इसको फिर ब्रेक करता हूं तो फिर ये इस तरह से टूटेगा, +1 -1, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। फिर उसके बाद में अगर इस पे ऊपर भी जाएंगे तो इसमें जाएगा +2 एंड -2। तो जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई वो इन सबको जोड़ो लेंगे, इन सबको जोड़ो, 2 + 2 + 1 + 1 +6। तो जो सही सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो आई +6। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैरोज एसिड। अब हम एक और कंपाउंड लेते हैं जो है मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं हम H2S2O8। मार्शल्स एसिड बोलते हैं इसको, H2S2O8। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 2 + 2x + 8 × -2 = 0। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 2x - 16 = 0, तो 2x - 14 = 0, तो x = +7। लेकिन ये +6 से ज़्यादा है, तो ये जो हमने कैलकुलेशन करी
इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते। इसके लिए फिर हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम इस तरह से बनाएंगे। देखो इसमें किस तरह से बनाएंगे हम। देखो H2SO8 दो H2SO4 से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर से अगर आप हाइड्रोजन को निकाल दो, दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो वहां से जो स्ट्रक्चर बन के आती है वो आती है H2SO8। किस तरह से? सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर लिख लो, इतना। ठीक इसी तरह से इसके साइड में भी दूसरा लिख लो। इसके अंदर से अगर हम ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दें और इन दोनों को जोड़ दें, तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगी, ये बन के आएगी मार्शल एसिड की स्ट्रक्चर। अब इसको किस तरह से सीखेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू? बहुत सिंपल है, जो जो भी बॉन्ड बने हुए हैं उनको रिमूव करते जाएंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज रखते जाएंगे, साइमल्टेनियसली उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो -1 + 1 -1 + 1, इन दोनों को भी तोड़ो, -2 + 2, इन दोनों को तोड़ो, +2 और -2, तो टोटल कितना आया? +6। ठीक इसी तरह से हम इधर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको तोड़ा, -1 + 1 + 1 -1, इन दोनों को उड़ाओ, -2 + 2, और इधर वाले के भी अगर उड़ाएंगे तो +2 और -2। अगर इसको देखेंगे तो कितना आया टोटल निकल के? +6। तो इस तरह से हम कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी हम स्ट्रक्चर से एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और अब हम एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं जो डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है। Fe3O4 ये एक तरह का मिक्स्ड ऑक्साइड है, और अगर इस तरह के कोई मिक्स ऑक्साइड होते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम 12th के अंदर, तो उसमें हम इसको स्पाइनल्स बोलते हैं। अगर हमें इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो उसको निकालेंगे 3x + 4 - 2 = 0, 3x - 8 = 0, तो x = +8/3। ये फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो वो फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, ये एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है। ठीक है, उसको किस तरह से लिखते हैं? जैसे कि ये Fe3O4 है, इसको हमें लिखना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी तो Fe2O3, इस तरह का कंपाउंड होता है। तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, एक ये ऑक्साइड एक ये ऑक्साइड, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो +2 है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो +3 है। दोनों की जो अलग अलग स्टेट है वो लिखी जाएगी +2 एंड +3। लेकिन अगर इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाए तो वो है जो कैलकुलेट करके निकल के आती है +8/3। तो यहां तक हमने ये चीजें पढ़ी जिसके अंदर हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से कैलकुलेट करी जाती है और स्ट्रक्चर के थ्रू उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो है CaOCl2। अगर इसमें हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखो, इसकी +2, इसकी -2 और इसकी हमें निकालनी है 2x करके, तो इन तीनों को अगर ऐड करेंगे रिजल्ट टू 0 रखेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जबकि ऐसा नहीं होता। होता किस तरह से है? इसको भी हम स्ट्रक्चर से ही देखते हैं। स्ट्रक्चर से किस तरह से देखते हैं? इसकी जो स्ट्रक्चर है, अगर किसी की भी स्ट्रक्चर आपको देखनी है तो आप 2-3 बार उसको स्ट्रक्चर को बना के देखो, या फिर आप बॉन्डिंग का सहारा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे OCl और यहाँ पे Cl, इसमें क्या करना है? इसको भी स्ट्रक्चर के वाइज उसी तरह से कैसे करेंगे? देखो, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हम पीरियडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज।
और इसको अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे फिर एक निगेटिव चार्ज इधर आएगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम इसी तरह से अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम देखेंगे कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो +2 निकल के आई, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई वो -2 निकल के आई, और यहाँ पे क्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक -1 भी है और एक +1 भी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो जाता है जिसमें अगर हमें पूछे कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो इसी जगह पे ही 2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है, एक +1 और एक -1। ये चीज़ हम कहाँ से सीखते हैं? ये चीज़ हम सीखते हैं स्ट्रक्चर को ओपन करके। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है, मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिफाइन होता है, वो उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, उसको स्ट्रक्चर से कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम कहीं भी फंस जाए तो उसकी डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के देखो, वहां से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहां तक हमने सब चीजें सीखी। अब हम आगे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है उसका डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, किस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और कौन ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है। साथ ही साथ हम उसमें किस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी जो हम करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। और तब तक के लिए आप इस सब को रिवाइज करो। अगर इसके बीच में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।